जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे राशि और नक्षत्रों के संबंध के बारे में, जिसके आधार पर किसी बालक अथवा बालिका का नामकरण किया जाता है, जिसके आधार पर हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी बातों को रिलेटेड किया करते हैं, देखा करते हैं। राशि और नक्षत्र का आपस में जो संबंध है वो किस प्रकार का होता है, उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी अभी तक गंडमूल नक्षत्रों की विशेषताओं के बारे में और उसके अतिरिक्त नक्षत्रों के विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव हैं उनके बारे में समझ चुके हैं। चलिए आज हम बात करते हैं राशि और नक्षत्र का संबंध। तो राशि और नक्षत्र का जो संबंध है इसको हम 3 पार्ट में समझेंगे, अर्थात 3 भागों में समझेंगे। उसका प्रथम भाग ये हुआ 4 राशियों का। 12 राशियां हैं, एक भाग में 4 राशि, एक भाग में 4 राशि और एक भाग में 4 राशि। इस रूप में हम इनको 3 भागों में बांटेंगे। तो जैसे कि गंडमूल नक्षत्रों का चैप्टर करते समय आप समझ चुके हैं कि मेष राशि से गंडमूल नक्षत्र का प्रारंभ होता है, क्योंकि मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ एक साथ होता है। और इस भाग का जो समापन है वो कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र के साथ उसका समापन हो जाता है। तो एक गंडमूल नक्षत्र का चैप्टर ये हुआ। उसी बात को आधार मान करके हम लोग इसको समझेंगे। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि एक राशि में 9 चरण आते हैं नक्षत्रों के। 9 चरण का अर्थ हुआ एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंदर आ जाते हैं। 4 चरण कौन कौन से कैसे होते हैं ये गंडमूल नक्षत्र के चैप्टर के अंदर आप लोग भलीभांति समझ चुके हैं कि एक नक्षत्र का जो मान है 13 अंश 20 कला, उसको हम 4 भागों में बांटते हैं तो 3 अंश 20 कला का एक चरण हो जाता है। इस प्रकार एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का संपन्न हो जाता है। तो वो जो 4 चरण हैं प्रत्येक नक्षत्र के, उन चारों चरणों के एक एक अक्षर स्वीकार कर लिए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र की हम बात करें तो अश्विनी नक्षत्र के नीचे जो मैंने ये 4 अक्षर लिखे हैं ये एक एक चरण के प्रतीक हैं। जैसे प्रथम चरण में चू, दूसरे चरण में चे, तीसरे चरण में चो और अंतिम चरण में ला। ये अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण के 4 अक्षर हो गए। ऐसे भरणी नक्षत्र के ये 4 अक्षर हो गए, ली, लू, ले, लो। उसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण ये और 3 चरण ई, उ, ए। तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का एक प्रतिनिधि अक्षर होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अक्षर है, अगर किसी जातक अथवा जातिका अथवा बालक अथवा बालिका का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, अर्थात मेष राशि में चंद्रमा हो और मेष राशि में
अगर चंद्रमा 3 अंश और 20 कला के मध्य में हो, 3 अंश 20 कला के मध्य में मेष राशि में अगर चंद्रमा है आपके जन्म के समय, तो अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण हुआ। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में उसका जन्म हुआ, तो उस जातक का नाम रखा जाएगा चू अक्षर से। उसी प्रकार दूसरे चरण में अर्थात 3 अंश 20 कला से लेकर के 6 अंश 40 कला, 6 अंश 40 कला के मध्य में उसका जन्म होता है, तो चे अक्षर से उसका नाम रखा जाएगा। उसी प्रकार अगर 6 अंश 40 कला से लेकर के 6 अंश 40 कला से लेकर के 10 अंश के मध्य में उसका जन्म होता है, तो तीसरे चरण का जन्म हुआ। और तीसरे चरण का जन्म होगा तो चो अक्षर से उसका नाम रखा जाएगा। और 10 अंश से लेकर के 13 अंश 20 कला के मध्य में उसका जन्म होता है, तो चौथे चरण का जन्म हुआ, तो ला अक्षर से उसका हम लोग नाम रखेंगे। तो यही क्रम प्रत्येक नक्षत्र के चरण के अनुसार हमें समझना चाहिए, प्रत्येक राशि के अनुसार हमें समझना चाहिए। तो मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा, उसके चारों चरण, भरणी नक्षत्र के चारों चरण आ जाएंगे, और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण जिसका प्रतिनिधि अक्षर है अ। तो मेष राशि के अंदर ये 9 अक्षर आ गए, चू चे चो ला ले लू ले लो और अ। तो ये 9 अक्षर जिसके नाम की शुरुआत इन 9 अक्षरों से हो जाती हो, जिसका नाम चू से शुरू होता है, चे से, चो से, ला से, ली से, लू से, ले से, लो से और अ से। यहाँ पर दीर्घ और ह्रस्व का भेद हमें नहीं मानना चाहिए, अर्थात ये जो उकार है ये ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। इसी प्रकार ए की जो मात्रा है ह्रस्व दीर्घ दोनों मानी जा सकती है। ओ की मात्रा भी ह्रस्व दीर्घ, और यहाँ पर ला है तो उसको ल भी हम समझेंगे। ह्रस्व और दीर्घ का भेद इसमें नहीं रहेगा, अक्षर ये रहेंगे। तो अगर इन अक्षरों से किसी का नाम प्रारंभ होता है तो उसकी राशि होगी मेष। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण का एक प्रतिनिधि अक्षर होता है। ये बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। तो जैसे मेष राशि के अंदर मैंने आपको बताया कि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण और उसके अक्षर ये, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और उसके अक्षर ये, और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण जिसका अक्षर है अ। तो ये 9 अक्षर मेष राशि के अंदर आ जाएंगे, अर्थात इन 3 नक्षत्रों के टोटल 9 चरण मेष राशि के अंतर्गत हो जाएंगे। इसी प्रकार वृष राशि की हम बात करें तो वृष राशि के अंदर क्योंकि यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण मेष राशि में आ चुका है, तो बचे 3 चरण, तो इसके अंदर तीनों चरण आ जाएंगे, और तीनों चरणों में से पहला चरण यहाँ पर जा चुका है, तो दूसरे चरण का अक्षर होगा ई, तीसरे चरण का अक्षर होगा उ, और चौथे चरण का अक्षर होगा ए। ये 3 चरण कृत्तिका नक्षत्र के वृष राशि में आ गए। और उसके बाद चौथा नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र के 4 अक्षर हैं ओ, वा, वी और वु। ये चारों के चारों चरणों के प्रतिनिधि अक्षर हो गए। रोहिणी नक्षत्र के 4 और मृगशिरा नक्षत्र के प्रारंभिक 2 जिसके प्रतिनिधि अक्षर हैं वे और वो। तो मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण मिलकर के बनती है वृष राशि। तो वृष राशि के अंदर जिनका जन्म हो उनका नाम चाहे तो इन 3 अक्षरों से या इन 4 अक्षरों से या इन दोनों अक्षरों से होगा, लेकिन उसका नाम हकीकत में वही होना चाहिए जिस नक्षत्र के जिस चरण में उसका जन्म हुआ हो। सीधी सी बात। मान लीजिए अगर किसी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में होता है, होने को तो इन 4 चरण का भी, इन 4 चरणों की राशि मेष होगी, इन 4 चरणों की राशि भी मेष होगी और इसकी राशि भी मेष होगी।
लेकिन मेष राशि मात्र होने से हमारे को सारे नामों में से कोई भी नाम चुनने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर आपके किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम आपको रखना है, तो आपके पास अक्षर है चे, तो चे अक्षर से ही आपको उसका नाम रखना चाहिए। इसमें अगर आपको बदलाव करना ही है तो ये जो ए की मात्रा है इसको आप ई की मात्रा कर सकते हैं और चे की जगह ची कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ए का जो ह्रस्व रूप है वो ई हो जाता है और ई का दीर्घ रूप ए हो जाता है। तो चे और ची ये दो ही ऑप्शन आपको मिलते हैं, तीसरा ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो अगर नक्षत्र चरण का जो अक्षर है उस नाम को स्वीकार करके उसी अक्षर से आप बच्चे का नाम रखते हैं तो उसके लाइफ के अंदर बहुत सारी समस्याओं से वो बच जाता है। किंतु कई बार हम लोग वो नाम न रख करके किसी भी अक्षर से उसका नाम रख देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि उसको अपने जीवन में बार बार शनि की साढ़े साती को फेस करना पड़ता है। और कई बार ऐसे नक्षत्र का अक्षर आप लोग चुन लेते हैं जो उसके लिए घातक हो सकता है, उसके लिए खराब हो सकता है। तो जिस व्यक्ति का नाम हमेशा उसके साथ में रहने वाला है, उसकी शुरुआत ही अगर गलत नक्षत्र से हो जाए तो कई बार अपने ही नाम से व्यक्ति को समस्याएं फेस करनी पड़ जाती हैं। इसलिए महापुरुषों ने ये जो शिक्षा हमारे को दी उसका रिजल्ट यही है कि जिस नक्षत्र के जिस चरण में जातक जातिका का जन्म हुआ है उस चरण का जो अक्षर है उसी अक्षर से आप अपने बच्चों का नाम रखें। बात करते हैं मिथुन राशि। तीसरे नंबर की राशि मिथुन है। मिथुन राशि के अंदर मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम दो चरण आ जाते हैं, तीसरा और चौथा। तो इसके तीसरे चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका नाम रखेंगे क अथवा का से, और चौथे चरण में जन्म हुआ है तो की अथवा की, का और की ह्रस्व और दीर्घ हम बना सकते हैं। और उसके साथ में आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण जिसके प्रतिनिधि अक्षर हैं कु, घ, ङ और छ, और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रारंभिक 3 चरण जिसके अक्षर हैं के, को और हा। तो मिथुन राशि के भीतर मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रारंभिक 3 चरण आ जाते हैं। इस प्रकार 9 चरण मिथुन राशि के अंतर्गत आ गए। चौथे नंबर की राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण वहां पे आ चुके हैं तो अंतिम 1 चरण बच गया जो यहाँ पे आ गया जिसका अक्षर है ही, और पुनर्वसु का 1 चरण यहाँ पे आ चुका है। अब बचा पुष्य नक्षत्र, उसके चारों चरण हु, हे, हो, हा। पुष्य नक्षत्र के 4 चरण हो गए और आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण जिसके प्रतिनिधि अक्षर हैं डी, डू, डे, डो। तो यहां जाकर के आप देख रहे हैं कि आश्लेषा नक्षत्र के अंदर 4 चरण ये संपन्न होने के बाद अब जो सिंह राशि आएगी तो सिंह राशि और आश्लेषा के बाद नक्षत्र आता मघा। तो सिंह राशि और मघा नक्षत्र की शुरुआत एक साथ होगी, इसलिए वो गंडमूल नक्षत्र का सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो गंडमूल नक्षत्र का पहला पार्ट ये आप भली भांति समझ सकते हैं कि मेष राशि से शुरू हुई, इसलिए मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के अंदर आ जाता है और आश्लेषा नक्षत्र जो कर्क राशि का है ये गंडमूल नक्षत्र के अंदर आ जाता है। अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ की दृष्टि से और आश्लेषा नक्षत्र राशि के अंत की दृष्टि से। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे संध्या का समय भारी होता है उसी प्रकार राशि और नक्षत्र का एक साथ प्रारंभ होना यह भी संधि काल माना जाता है। राशि और नक्षत्र का एक साथ सब खत्म होना यह भी संधि काल माना जाता है। तो कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र एक साथ यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, अतः ये संधि काल हुआ। मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र यहाँ एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, अतः ये संधि काल हुआ। तो जो जो संधि काल होता है उसको
गंडमूल कह करके पुकारा जाता है। तो राशि और नक्षत्र के संबंध का ये पहला भाग हमने यहाँ पर संपन्न कर लिया है। इसको भलीभांति आप समझ गए हैं। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो कि 5वीं राशि सिंह राशि से प्रारंभ होकर के 8वीं राशि तक सेकंड पार्ट होगा और 9वीं राशि से लेकर के 12वीं राशि तक अंतिम पार्ट होगा। तो उन दोनों की चर्चा हम अगले पार्ट के अंदर करने का प्रयास करेंगे। तब तक इसको भलीभांति पढ़ें, समझें। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। इतना प्रेम से हमारे शब्दों को सुना, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आपके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।